आज की मैली चादर है सदियों से। शन्नो, ये देखो तुम्हारी, ये थैंक यू। ये लो, ये मैं सिंगापुर से लाई थी, तुम ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया। बस तुम इसी तरह मेरे काम आती रहो। शन्नो की और इफ्तिखार की शादी का वादा मैं तुमसे कर। शुक्रिया। चलो अब हम चलते हैं। अरे रुको, मैं ड्राइवर के हाथ तुम्हें छुड़वा दूंगी घर के करीब कहीं। आओ। ठीक है, चलो 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 चलो। इफ्तिखार, ये क्या हुलिया बना रखा है तुमने अपना? मजनू बनने का बहुत शौक है ना? अगर तुम्हें मुझसे बात करने का दिल नहीं चाहता है तो मुझे बता दो, अंदर फोन नहीं करूंगी तुम्हें। अब चलो उठो जल्दी से, मुंह हाथ धो, नीचे मामा मामी तुम्हारे इंतजार कर रहे हैं। इफ्तिखार उठ जाओ ना, बहुत हो गया, चलो उठ जाओ ना, उठो। मामी आप इफ्तिखार को कहे ना कि उठे। कितनी बेशर्म है तू, और तुझे जरा हया नहीं आई कल्ले कार में इस मर्द के पास आते हुए? मामी मुझे तो मामा जी ने भेजा है। झूठ बोलती है तू, हमारे खानदान के मर्द इतने बेहया नहीं है। वैसे तेरी माँ ने तुझे भेजा कैसे इधर? आप गलत समझ रही हैं मुझे। ओ, मैं तुझे ना अच्छी तरह समझ चुकी हूँ। और जब ये तुमसे बात नहीं करना चाहता तो क्यों करती हो तुम बात इससे? मलिया, तुम जाओ यहां से। सुना नहीं तुमने? तुम जाओ यहां से। मामा जी बुला रहे हैं इफ्तिखार। मामा जी से कहो कि मुझे टाइम लगेगा आने में। जाओ। कितने खुश थे हम। उस मनूस की वजह से ना सब सत्यानाश हो गया। जितना मैं चाहती हूँ ना कि ये इफ्तिखार के करीब ना आए, उतना ही वो करीब आ रही है। अम्मा, इसका मतलब है कि अब्बा वहीं बैठा हुआ है? हाँ, तेरे अब्बा को और काम ही क्या है साए उनके कार में बैठ के ना सुलह सफाइयां कराने का। एक बात पूछूं? पूछ। अब्बा मुझसे मोहब्बत नहीं करता ना? अब तो मुझे भी यही लगता है कि उसकी जिंदगी में ना सिर्फ इफ्तिखार है और कोई नहीं, उसी से प्यार करता है वो। वैसे अम्मा, तुमने कसमें ना मलिया को ऐसे मजे का डांटा है ना, 2-4 बार और ऐसे डांटे ना, कसमें और सामने नहीं आने वाली। मेरे बस चले ना तो उसका गला ही दबा दूं। ना रे बांस तो ना बजे बांसुरी। इसका मतलब क्या होता है? सिर है मेरा, हर वक्त मतलब ही पूछती रहती है। चलो जी, तो अच्छी बात होगी। अब देखिए, अगर और भी कोई बात दिल में है ना तो अभी कर दें ताकि उसको साफ ही करें। नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। तू बता अभी तारी। नहीं मामा जी, कोई बात नहीं। बस तो फिर मुकदमे की तैयारी शुरू करो। बिल्कुल। अब पेशी में देने कितने बाकी हैं? जी बेहतर। और मुकदमा सिर्फ लड़ना नहीं है, जीतना। अगर हम ये मुकदमा हार गए तो समझ लो बेटा, हम बर्बाद हो गए। ये लड़की तो नान के लिए पागल हो जाएगी। बस आप लोग ये समझ लें कि मेरी जिंदगी और मौत का ताल्लुक सिर्फ अदनान के मुस्तकबिल से है। मैं ये मुकदमा हारूं या जीतूं,
अदनान से मैं किसी सूरत जुदा नहीं हो सकती। ये तो गलत सोच है मलिया। अच्छी सोच है बुरी सोच है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन मैंने आपा से वादा किया है कि मैं अदनान का ख्याल रखूंगी, और वो वसीयत में भी ये बात लिख कर गई है। और हाँ, ये केस हमें हर हाल में जीतना है इफ्तिखार, समझ गए तुम? अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मैं फाजिल अदालत के इल्म में ये बात लाना चाहता हूँ कि हमने अदालत से मोहलत मांगी थी ताकि बच्चे के मामले को अफाम व तफहीम से हल कर लिया जाए, लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। योर ऑनर, सुलह व सफाई सिर्फ उसी वक्त मुमकिन होती है जब फरीकैन की नीयत साफ हो और वो इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने का अज़म रखते हैं। अदालत से मोहलत हासिल करके साजिश के जरिए बच्चे की गार्जियनशिप हासिल करने की कोशिश करने से मामला हल होने की बजाय और पेचीदा हो जाता है। योर ऑनर, मेरी मुवक्किला ने जिस खुलूस और ईमानदारी से ये सारा मामला हल करने की कोशिश की है, उसकी सारी तफसील इस फाइल में मौजूद है। योर ऑनर, मैं एक अफसोसनाक खबर भी आपके इल्म में लाना चाहता हूं, और वो ये कि बच्चे की मां का भी इस दौरान इंतकाल हो गया है। मिलॉर्ड, जिस बच्चे की मां पहले ही फौत हो चुकी हो और बाप का भी इंतकाल हो चुका हो, उस बच्चे की देखभाल और उसकी परवरिश की पहली जिम्मेदारी दादी और चचा की बनती है। मेरे साथी वकील शायद ये भूल रहे हैं कि अदालत को यह बात भी मद्देनजर रखनी होती है कि आया दादी और इसके दीगर रिश्तेदार इस बात के अहल हैं कि वो बच्चे की परवरिश कर सकें। रिश्तों की अहमियत और एहतराम अपनी जगह, मगर अदालत को ग्राउंड रियलिटीज का भी ख्याल रखना होता है। योर ऑनर, मेरी मुवक्किला इस मुल्क की एक मोअज़्ज़ज़ शहरी है। उन पर कभी किसी किस्म का कोई सिविल या फौजदारी मुकदमा कायम नहीं हुआ। दूसरी बात यह कि उनकी माली हैसियत बच्चे के ननियाल के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुस्तहकम है। और फिर ये योर ऑनर कि ये खाला जो इस बच्चे को पालने की दावेदार है, ये तो अपनी शादी के बाद इस घर से चली जाएगी, और उसका होने वाला शौहर इस बच्चे को कबूल करता है या नहीं, इस बात की गारंटी कौन देगा? मैं दूंगा। आप कैसे दे सकते हैं? इसलिए कि मलिहा जो बच्चे की खाला है, मैं उसका मंगेतर हूं। मैं ना सिर्फ अपनी होने वाली बीवी बल्कि अदालत को तहरीरी तौर पर बच्चे की परवरिश के बारे में लिखकर देने को तैयार हूं। योर ऑनर, जब बच्चे की दादी और चचा मौजूद हैं और वो उसकी किफालत की जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं, तो फिर अदालत किसी ऐसे शख्स की गारंटी क्यों मांगेगी जो इस जिम्मेदारी का अहल ही नहीं है? योर ऑनर, वो इसलिए कि बच्चे की मां खुद ये नहीं चाहती थी कि बच्चा दादी के पास परवरिश पाए। योर ऑनर, ये सरासर झूठ है। मिस्टर इफ्तिखार, अदालत मफरूजों पर यकीन नहीं रखती। आप इतनी वसूख से कैसे कह सकते हैं कि बच्चे की मां ये नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे की परवरिश उसकी दादी करे? योर ऑनर, इस बात का सबूत मेरे पास जोहा बेगम ज़ौजा अयाज अहमद, जो बच्चे की मां है, उसकी वसीयत है। योर ऑनर, इस वसीयत में बच्चे की मां ने साफ साफ लिखा है कि उसकी वफात के बाद उसकी छोटी बहन ना सिर्फ बच्चे की परवरिश करेगी बल्कि उसकी जायदाद और दौलत की भी हिफाजत करेगी।
मामा जी, उनका वकील ऐसे बड़के मार रहा था जैसे पता नहीं क्या चीज हो वो। मैंने जब नई वसीयत जज के हाथ में दी है तो अदालत के कमरे का माहौल ही चेंज हो गया। वो सुरैया बेगम और उसके बेटे का मुंह देखने वाला था, ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई सांप सूंघ गया। फिर अब क्या होगा? अब क्या होना है मामा जी, बस मलिहा का बयान रिकॉर्ड कराऊंगा और अदालत में गवाह पेश करके वसीयत को असल साबित कर दूंगा। इसका मतलब ये हुआ कि अब मलिहा को बच्चे की विरासत का हक मिल जाएगा। मामा जी, ये कहना अभी कबलज वक्त है। मैं सिर्फ ये सोचता हूं कि क्लाइंट मेरा कोई भी हो, उसका मुकदमा मैं बड़ी दयानतदारी और ईमानदारी से लड़ूं। शाबाश शाबाश, तूने दिल खुश कर दिया तूने। ओ कभी तू भी खुश खुश मुंह बना लिया कर, खुश हो जाया कर। देखती नहीं, पुत्र ने बड़ा मुदान मारा है। तुम्हारे पुत्र की काबिलियत हमारे किस काम की है? लोगों को ही फायदा होना है ना, हमें तो नहीं होना। हाय पलिए लोग के, हमने तारीख कुछ नहीं पढ़ाया लिखाया था कि मेरे या तेरे काम आए। हमने तो इसलिए पढ़ाया लिखाया था इसको कि ये कौम की खिदमत का फर्ज पूरा करे। कौम की खिदमत का बड़ा ख्याल है आपको, और कभी अपनी ती का भी ख्याल कर ले, कभी उसके दिल में भी झांक के देख ले। उसको भी अपने प्यो से बड़ी उम्मीदें हैं। खुश नहीं देख सकते। ये ले लाओ बेटा। वैसे अम्मी, अल्लाह ताला ने आज हम पे बहुत रहम किया है। हाँ बेटा, अल्लाह का शुक्र है। वरना सुरैया बेगम के वकील ने जो दलाइल पेश किए थे उससे तो मैं बहुत परेशान हो गई थी अम्मी। लेकिन जैसे इफ्तिखार ने जुआ की वसीयत अदालत में पेश की तो सुरैया बेगम की सारी अकड़ मलिया मेट होके रह गई। बस अल्लाह पाक हमें इस मुकदमे में सुरखरू फरमा दे, और आपा जो मुझे अमानत सौंप के गई हैं, मैं उसका ख्याल रख सकूं। आमीन। मलिहा बेटा, अगर इसी तरह तारीखें पढ़ती रही तो क्या अदनान को मोहल्ले वालों के सुपुर्द करके जाया करेंगे? अब क्या करें अम्मी, मजबूरी है। वो अर्शी खाला और उनकी बेटियां हैं ना, बहुत प्यार करती हैं अदनान से, रख लेंगी उसका ख्याल। हाँ ये बात तो है, लेकिन मुझे फिर भी बार बार अदनान का ख्याल आ रहा था। एक और काम कर दें, इफ्तिखार को शाम में बुला के ना उसकी तारीफ कर दीजिएगा कि उसने आज कोर्ट में हमारा केस बहुत अच्छे से हैंडल किया था, खुश हो जाएगा। ठीक है बेटा। मैं जरा अदनान को देख लूं। वकील साहब, मुझे तो आप ये बताइए कि अब होगा क्या? बेगम साहिबा परेशान ना हो, मुकदमा जब चलता है तो ऐसी ऊंच नीच तो आती रहती है। वकील साहब, बात ऊंच नीच की नहीं है। मुखालिफ पार्टी ने हम पर ऐसा अटैक कर दिया है कि हम कैसे जवाब दें उसे, समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैंने उस वसीयतनामे की कॉपी तो हासिल कर ली है। अच्छा, अब मैं इसको स्टडी करूंगा अच्छी तरह से, देखूंगा कि ये असली है या नकली। मुझे इससे कोई गरज नहीं, मुझे सिर्फ ये पता करना है कि ये केस हम जीतेंगे, बस। बेगम साहिबा, ऐसा नहीं होता। देखिए, अदालत हर पहलू से इस केस को जांचेगी, परखेगी, फिर कानून के मुताबिक कोई फैसला करेगी। आप प्लीज मुझे जरा वसीयतनामा दें। क्या हुआ? मम्मी, मुझे हैरत है कि हमारे फाइनेंस मैनेजर इस वसीयत में भी गवाह हैं। ये देखिए, विटनेस की जगह उनके साइन है। अयाज की अपनी वसीयत पे भी इन्हीं के सिग्नेचर थे। अमीर, अयाज भाई जब तक जिंदा थे तब तक तो ये बात समझ में आती है कि एज अ विटनेस उन्होंने साइन कर दिए हैं, लेकिन अब उनका साइन होना बड़ा माने खेज है। ठीक कह रहे हो तुम। इसका मतलब तो यह है कि
वो हमसे चुप कर उनसे मिलता रहा है और हमारी जासूसी करता रहा है। वो आपने भी तो आस्तीनों में सांप पाले हुए हैं। शिराज, तुम फौरन से पेशतर उस शख्स को मुलाजमत से बर्खास्त कर दो, बल्कि उसकी टांगे तोड़वाने का भी इंतजाम करो। नहीं नहीं नहीं, लेकिन दुश्मन को मजीद दुश्मन ना बनाए। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि वो अब भी आप लोगों के लिए करामत साबित हो सकता है। लेकिन कैसे? ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखिए, मैं जरा इसको स्टडी कर लूँ अच्छी तरीके से। इसको पढ़ने के बाद मैं आपको कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी आप उसे कुछ ना कहें। योर ऑनर, मेरे फाजिल वकील ने इस वसीयत के असली होने पर शक का इजहार किया है। जिस औरत ने यह वसीयत तैयार की थी वो तो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन इस वसीयत को तैयार करने में कानून के तमाम तकाजों को पूरा किया गया है। अगर अदालत चाहे तो इसकी वेरिफिकेशन करवा सकती है। योर ऑनर, ये बात नाकाबिले फहम है कि जब बच्चे की दादी और चचा बाकायदे हयात हैं तो फिर मां ने इतनी अहम दस्तावेज तैयार करते वक्त उन लोगों को एतमाद में क्यों नहीं लिया? योर ऑनर, एतमाद का ही तो फुकदान था, इसलिए कि मरहुमा जोहा पर उसकी सास सुरैया बेगम के जुल्म किसी से ढके छुपे नहीं हैं। मरहुमा जोहा को अपने शौहर के अचानक इंतकाल के बाद ये फिक्र लाहक हो गई थी कि उसके बाद उसकी औलाद की परवरिश कौन करेगा। मैं फाजिल वकील से एक सवाल करना चाहूंगी। क्या मरहुमा जोहा और उनकी सास की नाचाकी का कोई रिकॉर्ड हमारी अदालत में है, या सिटी गवर्नमेंट या उससे मुताल्लिका इदारों में कोई रिकॉर्ड ऐसा है जो ये साबित कर दे कि सास और बहू में शदीद इख्तिलाफात थे? जी नहीं, और मुझे इस बात का यकीन है कि मेरे फाजिल वकील साहब भी ऐसा कोई सबूत अदालत में पेश नहीं कर सकते। योर ऑनर, मेरी फाजिल अदालत से दरख्वास्त है कि मुझे कुछ कहने की इजाजत दी जाए। इजाजत है। जज साहबा, मैं मरहुमा जोहा की सास हूँ। इनके वकील ने अभी मुझ पर इल्जाम लगाया है कि मैं अपनी बहू से इख्तिलाफ रखती थी, दूसरे लफ्जों में मैं उस पर जुल्म करती थी। मैं वकील साहब के इस इल्जाम की तरदीद करती हूँ। मुझे अपने बहू बेटे से मोहब्बत थी और मोहब्बत है। आप यहाँ बैठी मेरी समदन से इस बात की तस्दीक कर सकती हैं कि अपने बेटे के वफात के बाद भी मैं इनके घर गई ताकि अपनी बहू को वापस ला सकूं और उसकी खिदमत कर सकूं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं कि मरहुमा जोहा क्यों मजबूर हुई आपका घर छोड़ने पर, जबकि वो कैंसर की मरीजा थी और उन्हें आपकी तवज्जो की जरूरत थी? वो अपनी मर्जी से अपने मैके गई थी और जब तक वो अपने मैके में रही हम उसके इलाज का खर्चा भिजवाते रहे। वो आप नहीं, आपका बेटा भिजवाता रहा। और आप सच सच अदालत को सब कुछ क्यों नहीं बताती कि आपने अपने बेटे की मर्जी के बगैर उसकी दूसरी शादी करवाई, जबकि आप जानती थी कि आपकी बहू के चंद दिन बाकी हैं? वो मैंने इसलिए करवाई थी कि दूसरी बहू आकर मेरी बहू की खिदमत कर सके। इसका मतलब है कि आप मरहुमा जोहा की खिदमत नहीं कर सकती थी, या फिर अपने बेटे की शादी करवाने की कोई और वजह थी? योर ऑनर, मेरे फाजिल वकील इस केस को किसी और तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी अदालत से दरखास्त है कि मुकदमे की कार्रवाई को बच्चे की गार्जियनशिप तक ही महदूद रखा जाए। योर ऑनर, गार्जियनशिप का फैसला करने से पहले तमाम हालात और वाकयात का जायजा लेना बहुत जरूरी है, और इस हकीकत को भी जानना जरूरी है कि मरहुमा जोहा ने अपनी छोटी बहन मलिहा ही को अपने बेटे की जिम्मेदारी क्यों सौंपी। इस सिलसिले में मैं अदालत से दरख्वास्त करूंगा कि वो मरहुमा जोहा की वालदा और मिस्टर सिद्दीक का बयान कलम बंद करवाएं, जो ना सिर्फ इन तमाम हालात और वाकयात से वाकिफ हैं बल्कि इस वसीयत के विटनेस भी हैं। बेगम साहिबा, इस वक्त सबसे अहम बात यह है कि हम किसी तरह से यह साबित कर सके कि मरहुमा जोहा को मलिहा और उसके मंगेतर इफ्तिखार ने वरगलाया था,
क्योंकि उनकी नजर उस दौलत पर थी जो उस बच्चे के बाप ने बच्चे के नाम कर दी है। वकील साहब, हम आपको एक बात तो बताना भूल ही गए, अभी कितने असासे ऐसे जिनका हमें इल्म ही नहीं। क्या मतलब? मतलब ये वकील साहब के अयाज भाई ने अपने तौर से कुछ असासे बनाए हैं जिसमें प्लॉट्स, प्राइस बॉन्ड, सेविंग सर्टिफिकेट्स और कुछ शेयर्स हैं। और ये तमाम के तमाम मलिहा के कब्जे में, जिनकी मालियत करोड़ों में है। इसका कोई सबूत है आपके पास? जी बिल्कुल, शिराज आपको असासों की पूरी फहरिस्त और डिटेल्स दे देगा। बैंक का नाम, लॉकर्स सब है मेरे पास। भाभी ने मरने से पहले सारी चीजें निकालकर अपनी बहन को दे दी है। बहुत अच्छी बात है, आप ये सबूत मुझे दे दें, और अगर मौके का कोई गवाह मिल जाता तो। गवाह भी? लेकिन ये वही शख्स है जो आइंदे पेशी पर वसीयत के बारे में अदालत में पेश होगा दूसरी तरफ से। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? उससे सवालात तो मैं करूंगा ना। वकील साहब, आप कुछ भी कीजिए, मुझे हर हाल में ये केस जीतना है। ठीक है, अगर हम मलिहा और इफ्तिखार को बदनीयत साबित करने में कामयाब हो गए तो ये समझ लीजिए कि फैसला हमारे हक में हो जाएगा इंशाल्लाह। आप सुबह जब मेरे दफ्तर आए तो सारे सबूत अपने साथ लेते आइएगा, ठीक है? मसला यह है कि हमारे पास सुरैया बेगम के खिलाफ उसकी जुल्म और ज्यादतियों का कोई सबूत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जबानी बातें हैं। लेकिन बेटा, घरेलू लड़ाई झगड़ों के कोई सबूत तो नहीं होते ना? अम्मी, इंसान अदालतों के चक्कर सिर्फ उसी वक्त लगाता है जब मामला हाथ से निकल जाए। देखिए, अगर कोई सबूत नहीं है तो हमें गवाही चाहिए होगी। तो ठीक है, मैं अपने बयान में अदालत को सब कुछ बता दूंगी। नहीं आंटी, आपका बयान नहीं चलेगा क्योंकि आप तो खुद फरीक हैं। हमें किसी ऐसे बंदे की गवाही चाहिए जिसकी खानदान में हैसियत हो और उसकी बात मानी जाती हो। अम्मी, सुहेल अंकल है ना, उन्होंने तो देखा है कि सुरैया बेगम ने किस तरह आप ही पे जुल्म किए हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। हाँ, उनसे तो मैंने शिकायत भी लगाई थी। तो फिर आप फौरन उनसे बात करें और उनको समझाएं कि हक बात में हमारा साथ दें और अदालत में गवाही हमारे हक में दें। बस अम्मी, अब जितनी जल्दी हो सके आप सुहेल अंकल से बात कर लें। मलिहा, अगर उस वक्त तुम मेरी बात मान लेती तो मैं सुरैया बेगम को मनमानी नहीं करने देता और इस मसले का हल भी निकल जाता। खैर, बहरहाल अब मैं क्या कर सकता हूँ? सुहेल भाई, हमें आपकी मदद चाहिए। जी कहिए। अंकल, आपको अदालत में सिर्फ ये बात वाज़ेह करनी होगी कि सुरैया बेगम एक जालिम औरत है और उसने मेरी बहन के साथ इतनी ज्यादती की कि उसे कैंसर की मरीजा बना दिया। और ये बात कोई ढकी छुपी नहीं, सारा खानदान जानता है। आपको सिर्फ यही बात बतानी होगी कोर्ट में। ना ही तो वो अपनी बहू से प्यार करती थी और ना ही अपनी सगी औलाद से। हयाज की मौत भी ज़हनी दबाव की वजह से हुई, जो उसकी माँ ने दौलत के लालच में उसकी दूसरी शादी कर दी। देखिए, मेरा काम खानदान के लोगों के दरमियान मेल मोहब्बत पैदा करना है और उनके दरमियान नाचाकी को घर की चार दीवारी में हल करना है। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन अदालत भी तो एक ऐसा ही इदारा है ना जहाँ पे इंसाफ मिलता है। तो अगर आप हमें इंसाफ दिलाने के लिए ये सच बोल देंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। प्लीज। आई एम सॉरी, मैं किसी एक फरीक की तरफ से पेश होकर दूसरे को नाराज नहीं कर सकता। और आप लोग मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करें, मुझे मुतनाज़े न बनाएं। ये हमारी जिंदगी मौत का मसला है सुहेल भाई। ये जज्बाती सोच है। हाँ, अदालत के बाहर खानदानी तनाज़ात जो हैं उसको हल करने में मैं अपना रोल अदा कर सकता हूं और इसके लिए आप मुझे जब चाहें बुलवा लीजिएगा।
हाँ भाई, क्या हो रहा है? कुछ नहीं, बस चंगे वक्त का इंतजार हो रहा है। अच्छे वक्त का इंतजार किया नहीं जाता, तो फिर क्या करना होता है? दिमाग चलाया जाता है, नहीं तो हाथ पैर हिलाए जाते हैं। और अगर ये भी नहीं कर सकती तो जबान ही हिला लो। हाँ, ये ठीक है। तो फिर ऐसा करो कि अभी से मेरे कहने पर एक काम की शुरुआत कर दो, लेकिन बहुत राजदारी से, बहुत होशियारी से। इसका तुम्हें भी फायदा है और मुझे भी। काम बताएं। तुम्हें बस ये करना है कि मलिया और हाजरा के कान में ये बात डाल दो कि इफ्तिखार मुझसे मिल गया है। बिल्कुल समझ गई। और ये प्रोपेगेंडा तुम्हें इस तरह से करना है कि उनको बिल्कुल सच लगे, यकीन आ जाए। आप फिक्र ही ना करें, ऐसा करूंगी ना कि उनको बिल्कुल यकीन आ जाएगा। इसके एवज में तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी। जी, मैं ऐसा पक्का काम करूंगी ना कि आप हैरान रह जाएंगी। हाँ। चलो ठीक है, जल्द से जल्द तुम ये काम शुरू कर दो। खुदा हाफिज। तुझे क्या हुआ है? मुंह बना के क्यों खड़ी हुई है? अम्मा गांव वापस ही चलते हैं। क्यों? क्यों गांव जाए? गांव जाए हमारे दुश्मन, हम तो इधर ही रहेंगे। मुझे घबराहट हो रही है ना इधर। दिल घबरा रहा है तो ऐसा कर, मालकन के घर चली जा। मैं वहां नहीं जाती, मलिया नहीं रहती जो वहां पे, बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो मैं कौन सा तुझे मलिया से मिलने के लिए भेज रही हूँ? वो मालकन के घर वो बच्चा नहीं है, क्या नाम है उसका? अदनान। हाँ, वो तो बड़ा ही प्यारा बच्चा है। तू ऐसा कर, उसके पास चली जा, उसे प्यार करेगी ना तो तेरा मुंह ठीक हो जाएगा। हाँ ये सही है, मैं वहां चली जाती हूँ। बस सही। कहीं उसको गिरा विरा ना देना और कोई सट लगा दे तू उसको। नहीं लगाती। ये फोन ले जा, हाँ खाई मेरे सर पे बजता रहेगा। मुझे लग रहा है इसको भूख लगी। भूख लग रही है? भूख लग गई। चलो चलो लो लो। मैं आ जाऊँ? आजो आजो बेटा, डर क्यों रही हो? वो ना मेरा अदनान के साथ ना खेलने का दिल कर रहा है। तुम खेलोगे अदनान से? प्यार भी करूंगी। अब पहले तुम अपना फोन सुन लो। हेलो हेलो, हाँ जी। नहीं, ये तो मेरा नंबर है। आप इफ्तिखार को कर लेना कॉल। हाँ, उसका नंबर बन जा रहा है, वो तो कार पे भी नहीं है। अच्छा मैं बता दूंगी उसको। नहीं, नाम नहीं बताया अपना, सुरैया बेगम। बस सही है, मैं बता दूंगी। खुदा हाफिज। ये लो। एक सेकंड, मेरे बाल छोटे, खाला के बाल छोटे। मलिहा, सुना तुमने? सुरैया बेगम अभी भी इफ्तिखार के राब्ते में है। समझ में नहीं आ रहा अम्मी, आखिर मसला क्या है? अभी आप बिल्कुल अनजान बन जाए, आगे आगे देखते हैं कि क्या होता है। तो खैर तो है बतूल, बड़ी खुश नजर आ रही। बस ऐसे ही। नहीं, ऐसे वाली बात नहीं है, तो कोई खास ही खुशी लग रही है। नहीं, बस आजकल ना मैंने बड़ी चंगे चंगे ख्वाब देखने शुरू कर दिए। ख्वाब ज्यादा ना देखा कर, हकीकत की दुनिया में रह कर। जो अच्छे ख्वाब देखते हैं ना, वही हकीकत की दुनिया में खुश भी रहते हैं। चल, तो खुश है, यही बड़ी बात है। मैं इसी में खुश होकर तो खुश है। मैं कैसे खुश रह सकती हूँ?
जब तक मैं अपनी धी को सच्ची खुशियां ना दे लूं। वैसे शन्नू है किधर? वो मालकन के घर गई है, मुझसे इजाजत लेके गई है। और तूने शन्नू को मलिहा के घर जाने की इजाजत दे दी? हाँ, तो क्या करती भी, उसका दिल चाह रहा था उस बच्चे को प्यार करने के लिए, तो मैंने कहा जाके करा प्यार। चलो जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अगर उस मासूम की वजह से हमारे दिलों में जो नफरतें कदूरते हैं वो दूर हो जाती हैं, मोहब्बतें बदल जाते हैं, तो ये तो बड़ा ही नेक काम होगा। अल्लाह करे तू ये सब नेक इरादों से ही कर रही हो। बहुत ना खेलते खेलते सो गया। अच्छा बेटा, अब घर जा रही हो? हाँ। सुनो, अब एक बात पूछूं तुमसे? पूछो। सुरैया बेगम के फोन तुम्हें रोज आते हैं मोबाइल पे क्या? नहीं तो फिर किसके फोन पर वो बात करती है? मुझे क्या पता। मैं एक बात पूछूं? तो ये वही तो नहीं जो मुझसे बातें कर रही थी? तुम उसकी आवाज नहीं पहचानती? नहीं, मैं तो नहीं पहचानती। एक ही बार आई थी हमारे घर में इफ्तिखार से मिलने, बस। अच्छा ठीक है, अब जाओ तुम। किस पर एतबार करें और किस पर ना करें? रिवाज की मैली चादर है सदियों से।